नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों से परेशान अमेरिका की, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कदम की, अनाज समझौते पर रूस की चेतावनी की, भीषण गर्मी से जूझते यूरोप की और चीन के गांसू प्रांत की गुफाओं पर खतरे की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जनवरी 2021 के कैपिटल हिल हिंसा मामले में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लटकी मुकदमे की तलवार। जांच समिति ने ट्रंप को मामले में आरोपी बनाने के दिए संकेत। 4 दिन के अंदर ग्रैंड ज्यूरी के सामने होना होगा पेश। सीमा पार करके उत्तर कोरिया पहुंचा दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सैनिक। अनुशासनात्मक कारणों से अमेरिका लाए जाने से पहले ही भागकर पहुंचा उत्तर कोरिया। यूएन कमांड ने सैनिक की वापसी के लिए उत्तर कोरियाई सेना से किया संपर्क। काला सागर अनाज समझौते से अलग होने के बाद रूस के कड़े तेवर, बिना सुरक्षा गारंटी काला सागर के यूक्रेनी तटों से अनाज निर्यात को लेकर दी चेतावनी। अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने की समझौता बहाल करने की मांग। दक्षिणी यूरोप में भयंकर गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। स्पेन में 44 तो इटली में 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। यूनान सहित कई देशों में गर्म लहर के बाद जंगल की आग भी ढा रही है कहर। आग बुझाने के लिए तैनात करने पड़ रहे हैं अग्निशमन वाहक। फिलीपींस में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के दौरान हजारों लोगों की कथित मौत की जांच का रास्ता साफ। जांच को रोकने के लिए फिलीपींस द्वारा दायर अपील को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किया खारिज। अदालत ने सभी आपत्तियों को बहुमत से किया रद्द। और आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। जनवरी 2021 के कैपिटल हिल हिंसा मामले में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमे की तलवार लटकने लगी है। इस मामले की जांच कर रही ग्रैंड ज्यूरी ने उन्हें आरोपी बनाने के संकेत दिए हैं। ट्रंप को अभियोजक की तरफ से एक पत्र भी भेजा गया जिसमें उनसे कहा गया है कि वो 4 दिन के अंदर ग्रैंड ज्यूरी के सामने पेश हों। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद उनके समर्थकों ने 6 जनवरी 2021 को वॉशिंगटन में कैपिटल हिल में हिंसा की थी। इस मामले में ट्रंप पर समर्थकों को उकसाने का आरोप लगा था। वैसे ट्रंप पहले से ही 2 आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूरोप की। रूस द्वारा अनाज समझौते को रोकने का निर्णय लेने के तुरंत बाद यूक्रेन पर मंत्री स्तरीय बैठक शुरू हुई। सौदे ने कीव को काला सागर के ऊपर अनाज परिवहन की अनुमति दे दी। अब रूस ने इस समझौते से बाहर आने का ऐलान कर दिया है। रूस का आरोप है कि समझौते के तहत खोले गए समुद्री गलियारे का दुरुपयोग हो रहा है और यूक्रेन में काला सागर के तटों से अनाज का निर्यात जोखिम भरा है। यह है वो आखिरी मालवाहक पोत जो काला सागर अनाज समझौते के तहत रवाना हुआ। तुर्की के ध्वज वाले इस मालवाहक पोत को संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने इस्तांबुल के तट से रवाना किया। यूएन की मध्यस्थता वाला यह समझौता लगभग 1 साल पहले हुआ था, जिसमें रूस और यूक्रेन के साथ साथ तुर्की भी मध्यस्थ के तौर पर शामिल था। इसके तहत यूक्रेनी अनाज को समुद्र मार्ग से निर्यात करने पर सहमति बनी थी। अब रूस ने इस समझौते से बाहर आने का ऐलान कर दिया है। रूस का आरोप है कि समझौते के तहत खोले गए समुद्री गलियारे का दुरुपयोग हो रहा है। रूस का कहना है कि यूक्रेन में काला सागर के तटों से अनाज का निर्यात जोखिम भरा है। अगर हम अनाज समझौते के अंतर्गत आने वाले जोन की बात करें तो यह किसी से छुपा नहीं है कि कीव प्रशासन इसे सैन्य लक्ष्यों के लिए प्रयोग कर रहा है। यह बहुत अहम बिंदु है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। काला सागर अनाज समझौते से रूस के अलग होने को यूक्रेन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
यूक्रेन ने मांग की है कि इस समझौते को बाकी रखा जाए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने तुर्की और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिखकर इस समझौते को बनाए रखने की अपील की है। जेलेंस्की ने इसको लेकर देर रात एक वीडियो भी जारी किया। अगर रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन में किसी को लगता है कि उन्हें इस बात को तय करने का हक है कि विभिन्न देशों में लोगों की थाली में भोजन होगा या नहीं, तो दुनिया के पास ये दिखाने का मौका है कि किसी को भी ऐसे ब्लैकमेल की इजाजत नहीं दी जा सकती। रूस के फैसले से चिंता कितनी व्यापक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूएन सुरक्षा परिषद में इसको लेकर आपात चर्चा हुई। बैठक में पोलैंड, जर्मनी और यूक्रेन के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। इन सभी ने समझौते को बनाए रखने की मांग की। मैं संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से दृढ़तापूर्वक मांग करने का आह्वान करता हूं कि रूस अच्छे विश्वास के साथ समझौते में अपनी भागीदारी फिर से शुरू करे और भूख का ये खेल खेलना बंद करे। रूस को वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। समझौते से रूस के एक तरफा हटने का एक ही मतलब है, और वो यह कि रूस ने वैश्विक दक्षिण के सबसे जरूरतमंद और कमजोर देशों के खिलाफ फिर से आर्थिक आक्रामकता और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की आग को भड़काने का फैसला कर लिया है। रूस वैश्विक खाद्य संकट की आग में घी डालने का काम कर रहा है। काला सागर अनाज समझौते से हटने की घोषणा करके रूस और अधिक लोगों तथा बच्चों के सामने खाने का संकट पैदा कर रहा है। काला सागर अनाज समझौते के टूटने से फैली चिंताओं पर अमेरिका भी नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने कहा है कि वो अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करता रहेगा कि यूक्रेन से अनाज का निर्यात होता रहे। वैसे अमेरिका ने इससे इनकार किया है कि उसके सैन्य साजो सामान को यूक्रेनी अनाज के सुरक्षित निर्यात के लिए लगाया जाए। हम उस अनाज को उन बाजारों तक पहुंचाने के यूक्रेन के प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेंगे जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है, भले ही वो अन्य मार्गों से हो। यहाँ बहुत सारा काम किया जाना है। ये अत्यंत खेदजनक है और जैसा कि मैंने कहा, एक खतरनाक निर्णय है जिसे हम श्री पुतिन से बदलने का आग्रह करते हैं। यूक्रेन और रूस दुनिया के शीर्ष अनाज निर्यातक हैं। युद्ध की वजह से यूक्रेन का अनाज निर्यात बाधित हो गया था, जिससे दुनिया के कई देशों में खाद्य संकट का खतरा पैदा हो गया था। कई सप्ताहों तक चली वार्ताओं के बाद काला सागर से यूक्रेनी अनाज के निर्यात के लिए यह समझौता किया गया था। समझौते में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी वो चलता रहा था। समझौते की वजह से ही यूक्रेनी बंदरगाहों से विश्व के अनेक देशों में 3 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन खाद्य वस्तुओं का सुरक्षित निर्यात संभव हो सका था। और यूरोप में अब तक का सबसे गर्म सप्ताह रिकॉर्ड किया गया। पूरा यूरोप इस समय हीट वेव की चपेट में है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक इटली, स्पेन, फ्रांस में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। ग्रीस में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। इतनी भीषण गर्मी पड़ने के कारण पहले से धधक रहे ग्रीस के जंगलों में आग लगने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। यूरोप के हालातों को बयां करती ये रिपोर्ट देखिए। यूरोप इस समय तपा देने वाली गर्मी से जल रहा है। स्पेन के कुछ हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। गर्म हवाओं के थपेड़े से इटली और ग्रीस भी अछूता नहीं है। जलवायु विशेषज्ञों ने घोषणा की है कि यूरोप में दुनिया का अब तक का सबसे गर्म सप्ताह रिकॉर्ड किया गया है। पूरा यूरोप इस समय हीट वेव की चपेट में है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। ग्रीस में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इतनी भीषण गर्मी के कारण ग्रीस जंगल धधक रहे हैं। एथेंस के जंगलों में लगी आग रात भर जलने के बाद दूसरे दिन भी अनियंत्रित रूप से फैलती रही। अधिकारियों ने आग की बढ़ती लपटों को देखते हुए गांव के निवासियों से घरों को खाली कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों से जानवरों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हम जा रहे हैं। उन्होंने बस्ती खाली करने के लिए हमसे संपर्क किया। हम 6 लोग हैं, 4 बच्चे और 2 वयस्क। हमने 2 कुत्ते और पक्षी भी ले लिए। यूरोप में बढ़ती गर्मी का सबसे बड़ा कारण सेब्रेस नामक एंटी साइक्लोन है। उच्च दबाव प्रणाली एक सामान्य मौसम संबंधी घटना है जिसमें ऊपरी वायुमंडल से आती हवा सीमित बादल का निर्माण करती है।
इस बीच कम हवा के साथ शुष्क और व्यवस्थित मौसम का भी आगमन होता है। उच्च दबाव वाली प्रणालियों की धीमी गति के चलने के कारण वे एक समय में कई दिनों या यहाँ तक कि हफ्तों तक बनी रहती हैं। इस बीच विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि तापमान बढ़ने के कारण दिल के दौरे और मौत का खतरा बढ़ जाता है। रात के समय बार बार उच्च तापमान मानव स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से खतरनाक होता है, क्योंकि शरीर निरंतर गर्मी से उबरने में असमर्थ होता है। इससे दिल का दौरा पड़ने और मौत के मामले बढ़ जाते हैं। इस हफ्ते स्पेन में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। देश की मौसम सेवा ने चेतावनी जारी की है कि स्पेन के इबेरियन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सोमवार को ग्रेनाडा के पास एक गांव में तापमान इतना ही पहुंच गया था। इस बीच इटली के 10 शहरों को बुजुर्ग लोगों के लिए हाई हीट अलर्ट पर रखा गया है। वहीं उत्तर में बोलजानो से लेकर दक्षिण में बोलोग्रा, फ्लोरेंस और रोम में भी रेड अलर्ट जारी है। यह वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में अधिक गर्म है और दुर्भाग्य से हमें अनुकूलन करना होगा। प्लेरमो में अगस्त से दिसंबर तक तापमान हमेशा 35 डिग्री रहता है। यह पहली बार नहीं है कि यूरोप भीषण गर्मी से जूझ रहा हो। 2003 में पूरे यूरोप में रिकॉर्ड उच्च तापमान गर्मी पड़ी थी, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 30,000 लोगों की मौत हुई थी। यूरोप के अलावा एशियाई देश चीन भी भीषण गर्मी से तड़प रहा है। 16 जुलाई को 52.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करने के साथ ही चीन के अब तक के सबसे गर्म दिनों में से ये एक दिन बन चुका है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एशिया की। उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों से अमेरिका परेशान है। ऐसे में अमेरिका ने उत्तर कोरिया के 2 दुश्मनों दक्षिण कोरिया और जापान के साथ एक संयुक्त नौसैनिक मिसाइल रक्षा अभ्यास किया। इस दौरान दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का अभ्यास किया गया। दरअसल पिछले हफ्ते उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण कर क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों से सिर्फ दक्षिण कोरिया और जापान ही परेशान नहीं है, बल्कि अमेरिका के माथे पर भी चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। उत्तर कोरिया की बढ़ती आक्रामकता के बीच दशकों बाद परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी नौसेना की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी दक्षिण कोरिया की बंदरगाह पहुंची है। बुसान शहर में ओहियो श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी की मौजूदगी की घोषणा रक्षा मंत्रालय की ओर से की गई। बता दें कि पिछले हफ्ते उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया था। आम बोलचाल की भाषा में बूमर्स के रूप में मशहूर ओहियो श्रेणी के प्रत्येक पनडुब्बी अधिकतम 20 ट्राइडेंट सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम होती है। एक दूसरे के देशों में पनडुब्बी की तैनाती की ये योजना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति योन सुक योल के बीच अप्रैल में हुई मुलाकात के दौरान एक समझौते से सामने आई थी। हमारा मानना है कि इन प्रतिबद्धताओं को प्रकट करना महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी आज बुसान में बंदरगाह पहुंची है। इस बीच सियोल में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय परामर्श समूह की बैठक हुई। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि समूह का काम परमाणु और रणनीतिक हथियारों के परिचालन की योजना पर सूचना साझा करना और संयुक्त अभियान पर चर्चा करना है। इस समूह का मकसद उत्तर कोरिया की उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर दक्षिण कोरिया की चिंताओं को दूर करना है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति योन सुक योल ने कैबिनेट काउंसिल की बैठक में कहा कि समूह की उद्घाटन बैठक कोरिया अमेरिका की ओर से शक्तिशाली और प्रभावी निरोधक प्रणाली स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत होगी। दक्षिण कोरिया अमेरिका के माध्यम से गठबंधन को एक नए परमाणु आधारित प्रतिमान में अपग्रेड किया गया। हम उत्तर कोरिया के परमाणु मिसाइल खतरों को मौलिक रूप से रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास करेंगे। उत्तर कोरिया ने पिछले हफ्ते जिस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था उसका नाम हुआसोंग 18 है। ठोस प्रणोदक का उपयोग करने वाली ये उत्तर कोरिया की पहली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता
5500 किलोमीटर है। इस तरह की मिसाइल अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके, चीन, इजराइल और भारत के पास है। उत्तर कोरिया 8वां देश है जिसने इससे हासिल करते हुए सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल परीक्षण उड़ान 74 मिनट तक चला। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के इतिहास में अब तक का ये सबसे लंबा रिकॉर्ड बना। मिसाइल उत्तरीय जापान में ओकुशिरी द्वीप से लगभग 250 किलोमीटर पश्चिम में गिरी। उत्तर कोरिया की इस पहल ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इसे लेकर दक्षिण कोरिया और जापान के बीच आपातकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा की बैठक हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते द्वारा ड्रग्स के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के दौरान मारे गए हजारों लोगों की जांच को रोकने के प्रयास को खारिज कर दिया। आईसीसी के अधिकांश न्यायाधीशों ने मनीला की अपील के सभी 4 बिंदुओं को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि मामले में इस अंतर्राष्ट्रीय अदालत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है और उनके अधिकारी जांच कर रहे हैं। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते द्वारा ड्रग्स के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के दौरान मारे गए हजारों लोगों की जांच को रोकने के प्रयास को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सितंबर 2021 में आईसीसी ने दुर्तेते के नेतृत्व में कथित रूप से किए गए मानवता के खिलाफ संभावित अपराधों की औपचारिक जांच को मंजूरी दी थी। हालांकि नवंबर 2021 में मनीला के अनुरोध पर अपनी जांच को निलंबित कर दिया था। तब फिलीपींस ने तर्क दिया था कि इन मामलों की जांच के लिए उनकी एजेंसियां सक्षम हैं। हालांकि इस साल जनवरी में अदालत ने फिलीपींस की जांच पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वो इससे संतुष्ट नहीं है और अभियोजकों को फिर से जांच शुरू करनी चाहिए। मनीला ने आगे की जांच को अवरुद्ध करने के प्रयास में इस फैसले के खिलाफ अपील की थी। अब आईसीसी के अधिकांश न्यायाधीशों ने मनीला की अपील के सभी 4 बिंदुओं को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि मामले में इस अंतर्राष्ट्रीय अदालत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है और उनके अधिकारी अपनी जांच कर रहे हैं। आईसीसी के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवारों में उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। भले ही मेरे पति की मृत्यु को 6 साल हो गए हों, फिर भी मुझे उम्मीद है हम उन लोगों को जवाबदेह ठहराएंगे जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। फिलीपींस में ड्रग्स के खिलाफ छेड़ी गई जंग की आलोचना जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोर पकड़ने लगी तो 2018 में दुर्तेते ने एक तरफा फैसला लेते हुए फिलीपींस को आईसीसी की संस्थापक संधि से वापस ले लिया। बावजूद इसके अपीलीय न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि अभियोजकों के पास अभी भी कथित अपराधों पर अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि ये अपराध तब हुए थे जब फिलीपींस आईसीसी का सदस्य था। अवैध ड्रग्स के खिलाफ छेड़े गए अभियान के दौरान हजारों लोगों को एजेंसियों ने मार गिराया। इनमें अधिकतर निचले स्तर के डीलर और उपयोगकर्ता शामिल थे। इसके अलावा कई की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। फिलीपींस नेशनल पुलिस का दावा है कि इस दौरान 6000 लोग मारे गए थे। हालांकि मानवाधिकार समूहों का मानना है कि मरने वालों की संख्या 3 गुना अधिक हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि अभियान में हजारों लोग मारे गए, जिनमें से कम 73 बच्चे भी शामिल थे। इनमें सबसे छोटे की उम्र सिर्फ 5 महीने थी। आईसीसी पीड़ितों द्वारा पुलिस पर व्यवस्थित तरीके से हिंसा के आरोप की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में उठाया गया कदम है। दुर्तेते दक्षिण शहर दाओ के मेयर थे और 2016 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान ड्रग्स अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मुद्दा उठाकर लोगों से वोट मांगा था। सत्ता में आने के बाद उन्होंने इसके खिलाफ अभियान छेड़ा। हालांकि दुर्तेते संदिग्धों को गोली मार देने के आदेश की बात से बार बार इनकार करते हैं। उन्होंने मंगलवार को एक बार फिर कहा कि इसे लेकर किसी भी मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन मुकदमा फिलीपींस की अदालत में होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से नाम वापस ले लिया है। इसकी वजह बड़ी लागत बताई गई है। विक्टोरिया के इस फैसले से आयोजक बेहद नाराज हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी में किसी भी देश की रुचि नहीं है। इस वजह से इस प्रतियोगिता को जारी रखने के लिए पहले से ही आयोजक काफी संघर्ष कर रहे हैं। विक्टोरिया के प्रमुख डैनियल एंड्रयूज ने कहा है कि खेलों के आयोजन के लिए शुरुआत में अनुमानित राशि 2 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर आंकी गई थी, लेकिन हकीकत यह है कि इन खेलों की मेजबानी के लिए लगभग 7 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की जरूरत होगी, जो बहुत ज्यादा है। और अब बात विश्व संस्कृति की।
चीन की बात करें तो चीन में प्राचीन बौद्ध म्यूरलों को जलवायु परिवर्तन की वजह से हुई अभूतपूर्व बारिश से खतरा पैदा हो गया है। ये यूनेस्को सूचीबद्ध विश्व धरोहर स्थल है, जहां की गुफाओं में 4वीं शताब्दी के मठ से पहले से क्षतिग्रस्त वो हो चुके हैं। ये स्थल उत्तर पश्चिमी चीन के गांसू प्रांत में स्थित है। मौसम में हो रहे बदलावों की वजह से होने वाली भारी वर्षा ने इस बहुमूल्य धरोहर के नष्ट हो जाने का संकट पैदा कर दिया है। ये चीन में महान सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है। गांसू प्रांत की ये गुफाएं आजकल एक नए खतरे से जूझ रही हैं। ये खतरा किसी और ने नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन ने पैदा किया है। मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से होने वाली भारी वर्षा ने इस बहुमूल्य धरोहर के नष्ट हो जाने का संकट पैदा कर दिया है। भारी वर्षा और उसकी वजह से हवा में जबरदस्त नमी से इन गुफाओं में मौजूद सदियों पुरानी कला खतरे में पड़ गई है। जानकार चेता रहे हैं कि अगर कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 4वीं सदी की ये विरासत मिट भी सकती है। जानकारों के मुताबिक दुनहुआंग क्षेत्र में मौसम पहले शुष्क रहता था, इसलिए ये सांस्कृतिक अवशेष सदियों तक सुरक्षित रहे। 1960 के बाद जलवायु परिवर्तन के असर से यहाँ बारिशें बढ़ गई हैं। इसकी वजह से उमस में भारी इजाफा हो रहा है। जैसे ही गुफा में नमी 60 से 65% या उससे ऊपर जाती है, भित्ति चित्रों और मूर्तियों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। अपने शोध में हमने पाया कि चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर ग्वांगसू प्रांत में जलवायु परिवर्तन वैश्विक औसत से ज्यादा तेजी से हो रहा है। ये बढ़ते तापमान और मौसम में उतार चढ़ाव के तौर पर सामने आ रहा है। इन परिवर्तनों का स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर और अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। मौसम का असर इन गुफाओं में मौजूद बहुमूल्य धरोहर को कई तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। दीवारों पर बनी नाजुक पेंटिंग्स तेजी से झड़ रही हैं और जगह छोड़ रही हैं। कई जगह दरारें बन रही हैं, जिनसे गुफाओं की संरचनात्मक अखंडता कमजोर हो रही है। बारिश के पानी के रिसाव और बढ़ती नमी ने प्राचीन गुफा चित्रों को नुकसान पहुंचाया है। हालात ये हैं कि कुछ गुफाएं तो ढह भी गई हैं। जलवायु परिवर्तन के मसले से नहीं निपटे जाने की वजह से सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को लेकर चुनौतियां बढ़ गई हैं। जब जलवायु को लेकर ऐसा जोखिम पैदा हो जाए तो कलाकृतियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ये गुफाएं गांसू प्रांत के दुनहुआंग शहर से दक्षिण पूर्व में स्थित पुरातत्व स्थल हैं। ऐतिहासिक सिल्क रूट पर स्थित ये पुरातत्व स्थल यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहरों की सूची का भी हिस्सा है। सदियों पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को अपने अंदर समेटे ये गुफाएं आज जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती की चपेट में हैं और अगर जल्दी ही कोई कदम न उठाया गया तो ये नष्ट भी हो सकती हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।